नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। चीन के हांझाऊ शहर में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 19वें एशियाई खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत की भी अच्छी टीम, बड़ी टीम हिस्सा लेगी। हालांकि उद्घाटन 23 तारीख को है, लेकिन कुछ इवेंट अभी से ही शुरू हो गए हैं। तो एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन और झारखंड से जो खिलाड़ी वहां गए हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल से जुड़ी दो लोगों की। हमारे साथ हैं श्री शिवेंद्र दुबे जी, जो कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं और विभिन्न खेलों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं खेल प्रशासक डॉक्टर मधुकांत पाठक, जो कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं। आप दोनों का दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। दुबे जी, धन्यवाद जी। दुबे जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। पहले हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं कि एशियाई खेल क्या हैं, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताएं और क्या है इसके बारे में बताएं। देखिए, खेल का जो आयोजन है, और ये आप निश्चित रूप से समझ लें, ये शांति और सद्भावना के लिए है। जब हम लोग एशियन गेम्स की बात करेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, कई देश स्वतंत्र हो गए थे हमारी एशियन क्षेत्र में। उस समय में गुरुदत्त सोंधी साहब थे, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर थे, और उस समय में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी थे वो। तो उन्होंने इसकी परिकल्पना की कि चूँकि ये सारे देश स्वतंत्र हैं, इनका अपना एक खेल होना चाहिए। तो उस हिसाब से एशियन गेम्स प्लान किए गए। और आपको जान करके ये खुशी भी होगी और अच्छी बात भी है कि भारत ये ऐसा देश था जिसने एशियन गेम्स की शुरुआत की। 1951 में दिल्ली में एशियन गेम्स शुरुआत हुए जी। और ये एक इवेंट था, अच्छा इवेंट था। और उसके बाद फिर ये इतिहास है। अभी हम लोग 19वें एशियन गेम्स की तरफ है जी। मधुकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एशियन खेल जो है वो कि चीन में हो रहे हैं। इससे पहले जकार्ता में हुए थे 4 साल पहले, और कोविड की वजह से ये 2022 के बदले 2023 में हो रहे हैं। तो ये वाला जो एशियन खेल होगा चीन में, क्या तैयारी है चीन में? देखिए, आप खेल से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और अन्य देशों का दौरा भी करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस बार कैसे अलग आयोजन होगा ये? अगर भारतीय टीम के प्रदर्शन के आधार पर देखा जाए तो जो 18वां एशियाई खेल था उसमें करीब 522 एथलीट टोटल गए थे, और इस बार आप देखेंगे कि 655 एथलीट्स हैं, तो 130 एथलीट बढ़े हैं। इसका मतलब है कि भारतीय एथलीट अब तैयारी कर रहे हैं, और हम करीब 40 इवेंट में वहाँ कम्पीट करेंगे। तो सरकार ने मदद की है, हालांकि देर सवेर जो भी हो, लेकिन सरकार ने थोड़ी मदद की है। कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको जहाँ भी कैंप की रिक्वायरमेंट थी वहाँ कैंप के लिए भेजा है। और साल भर नेशनल कैंप्स चला है साई के माध्यम से, डिफरेंट जगह पे, पटियाला में, बेंगलोर में, जहाँ जहाँ जिसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे चला है। तो होपफुली हम लोग मेडल संख्या बढ़ाएंगे, और तैयारी तभी फ्रूटफुल होगी जब हम पिछले एशियाई खेल में लगभग 70 मेडल जीते थे। तो उससे अगर ज़्यादा मेडल जीत पाएंगे तो शायद हमारी तैयारी मानी जाएगी कि सही है। निश्चित रूप से भारत की तैयारी के बारे में आपने बताया। शिवेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर बार के कोई किसी न किसी आयोजन में कुछ ना कुछ जुड़ता है। तो अगर हम खेलों की बात करें तो इस एशियाई खेल में नए खेल और क्या है, क्या जुड़ा है इसमें? जी, हम लोग कुछ नए खेलों की चर्चा जरूर करेंगे। जैसे पिछले वर्ष भी ई स्पोर्ट्स था, इस साल भी ई स्पोर्ट्स इसमें शामिल है, जुडोजू शामिल है इसमें, क्रिकेट है, और मुझे लगता है पहली बार स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी है। इसी कारण से जो अभी पाठक जी ने बताया कि हमारी टीम बढ़ी है, तो ये ट्रेनिंग भी चल रही थी, इनकी सारी टीमें अपने ट्रेनिंग पे थी, और हमें उम्मीद है कि इस बार पदक हमारे बढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा ऐड करना चाहेंगे, मॉडर्न पेंटाथलन भी एक गेम है जो इस बार एशियन गेम्स में ऑर्गेनाइज हो रहा है। आपसे मधुकांत जी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया भी है, भारतीय पार्टिसिपेशन के बारे में बताया कि 600 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं। तैयारी पर थोड़ा हम और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि बीच में जैसे कि कोविड का समय आया, एक लंबा समय खिलाड़ियों का उसमें चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब तो हालांकि वो सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है क्या इसकी तैयारियों पर कोई फ़र्क पड़ा होगा? क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म मामला होता है। ये बिल्कुल ही फ़र्क पड़ता है कि अगर ट्रेनिंग में कंटिन्यूटी नहीं रहती है तो आप जो रिज़ल्ट होप करते हैं वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ ये हुआ होगा, ये चाइना के साथ भी होगा, जापान के साथ भी होगा, हर कंट्री के साथ होगा। खासकर इंडिविजुअल स्पोर्ट में खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखे हैं।
टीम स्पोर्ट में थोड़ा दिक्कत था, कोविड के कारण से टच नहीं होना है, 2 मीटर दूर रहना है, तो टीम स्पोर्ट में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये डिफ़िकल्टी सिर्फ इंडियन एथलीट के साथ हुई है। तो इसीलिए, और इस तरह के हर्डल्स तो आपको इस लेवल के कंपटीशन में आएंगे और आपको उससे क्रॉस करना है, तभी आप एशियन चैम्पियन कहलाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद सारी ही कंट्री, जितनी 44 कंट्री खेल रही हैं एशियन गेम्स में, सबके साथ ये प्रॉब्लम था। और फॉर्चुनेटली हम लोग लगातार अपना कुछ न कुछ इवेंट कॉम्पिटिशन्स करते जा रहे थे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तो मुझे लगता है कि चाइना के बाद अगर हमें एज है तो शायद भारत को एज है। शिवेंद्र जी, इसी सवाल पर आपसे कुछ और जानना चाहेंगे। भारत, जैसे मधुकांत जी ने कोविड और उसका प्रभाव के बारे में बताया, अभ्यास प्रभावित हुआ होगा, इंडिविजुअल गेम्स प्रभावित हुए होंगे, फिर भी तैयारी के बारे में भारत किस तरह से तैयार है इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए, इस पर कुछ आप हमको बताएं। देखिए, जैसे मैं 2 खेलों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, एक सेपक टकरा है और एक वुशु है। सेपक टकरा की टीम ने पिछले हमारी जो एशियन चैंपियनशिप है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, हमने गोल्ड मेडल भी जीते उसमें। उसी तरीके से हम वुशु की बात करेंगे तो वुशु की टीम ने अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेला, काफ़ी अच्छे पदक आए हमारे। अभी हमारी जूनियर टीम भी हांगकॉन्ग में काफ़ी अच्छे पदक जीते, गोल्ड मेडल सहित हमने करीब 11-12 पदक जीते हैं। तैयारी हमारी अच्छी है, टीम हमारी परफॉर्म कर रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाकर के हम मेडल जीत करके आ रहे हैं। इसी दौरान की बातें हैं 2018 के बाद, जहाँ पे हमने वुशु में 4 ब्रोंज मेडल जीते थे और सेपक टकरा में हमने 1 ब्रोंज मेडल जीता था। तो हमें उम्मीद है कि हमारी टीम की जो अभी स्टेटस है, अभी जो हम जिस तरीके से हम परफॉर्म करते रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो हमें पदक ज़्यादा मिलेंगे। मधुकांत जी, तैयारी पर ही बात आगे बढ़ाते हैं। एक तो सामान्य तैयारी होती है जो, और एक आपने बताया है कि कोविड की वजह से जो प्रैक्टिस रहा होगा वो प्रभावित हुई होगी। लेकिन अगर हम तकनीक से जोड़ करके अगर अभ्यास की बात करते हैं, तकनीक से जोड़ करके तैयारी की बात करते हैं, तो इसमें क्या कोई बदलाव आया है? कुछ गेम में तो बदलाव आए हैं, जैसे ई स्पोर्ट की बात कर रहे थे, अभी ई स्पोर्ट में अभी सारे इवेंट्स चेंज हो गए हैं, क्योंकि ई स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन उन्होंने चलाया है कि आज हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल है और मोबाइल पे वो कोई ना कोई गेम खेलता है। तो जो ई स्पोर्ट वर्ल्ड फेडरेशन है वो चाहती है कि हर बच्चे को हम एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में मोबाइल के थ्रू जोड़ें। तो ये ई स्पोर्ट्स में हुआ। लेकिन जो कोर गेम है, कोर गेम में ट्रेनिंग तकनीक में बदलाव हुआ है। जैसे पहले ये था कि आपकी इंड्योरेंस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए थी, आपको बहुत सारा कंपटीशन मिलना चाहिए था। लेकिन मैं एक अभी जुलाई में एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप हुआ बैंकॉक में, उसमें हम लोग नंबर 3 रहे, 28 मेडल जीत के आए इंडिया। लेकिन चाइना की 4th ग्रेड टीम थी उसमें। तो अब कुछ कंट्री अपने एलीट एथलीट को आपके सामने नहीं करते हैं, इसीलिए आप ये समझ नहीं पाते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा। जैसे वर्ल्ड कप एथलेटिक्स में गए तो चाइना की बहुत अच्छी टीम नहीं गई, हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन बहुत अच्छी टीम नहीं थी। अब एशियन अगर हॉकी को देखें तो हम अभी वर्ल्ड नंबर 3 हैं, महिला हॉकी में भी अच्छे रैंकिंग में हैं। क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में हम एशिया नंबर 1 हैं ही, और पुरुष में भी अभी तो नंबर 1 ही हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इवेंट्स आपके अपोनेंट कौन है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा कैसे आप वहाँ जाकर एक्लिमेटाइज करते हैं अपने आप को, क्योंकि टाइम डिफरेंस से ज़्यादा फूड प्रॉब्लम होता है, स्पेसिस प्रॉब्लम होता है। वहाँ मसाले कुछ इस तरह के आते हैं, हम इंडियन को सूट नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे जो टॉप लेवल एथलीट हैं वो सब खाना खाते हैं, बाहर का भी खाते हैं। लेकिन ये सारा चीज़ है, टाइम जोन फ़र्क है। अगर 2.5 घंटे 3 घंटे का डिफरेंस है तो हम अपने इवेंट को कैसे प्लान करते हैं, तो ये सारा फ़र्क तो पड़ेगा और सारे कंट्री को पड़ेगा। थोड़ा एज चाइना को है, लेकिन इंडिया टीम भी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तैयारी करके गई है। ये बड़ी अच्छी तकनीकी बात आपने बताया मधुकांत जी। पदकों की संभावना पर हम अगर आते हैं तो शिवेंद्र जी, आपसे मेरे प्रश्न होगा कि 2018 के एशियाई खेल में हम 8वें नंबर पर थे, उसके बाद अब हमारे 600 से ऊपर खिलाड़ी खेलने गए। पदकों की दृष्टि से अगर बात करें तो अंक तालिका में क्या परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए, संभावनाएं तो हर जगह है। पिछली बार हमने शायद संभवतः 16 गोल्ड मेडल जीते थे। संभावनाएं अपनी जगह पे हैं, क्योंकि हमारी टीम भी बड़ी है, इवेंट्स भी बड़े हैं, और हम कई नए इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि पदकों की संभावना में हम लोग पदक तालिका में आगे बढ़ सकते हैं। अभी मधुकांत जी ने कहा कि चीन के बाद हमारा नंबर,
तो ये 8 से लेकर के दूसरा नंबर आता है, तो बीच में बहुत सारे देश हैं, जापान है, इवन छोटा सा देश चीनी ताइपे है, कोरिया है, और खेल भी कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत प्रतिद्वंदिता है। फिर आप कैसे, आपको उम्मीद है कि हम देखिए, 2 तक संभावना है पहुँचे? तो आपको लगता है कि हम प्रथम 3 में आ सकते हैं? संभावनाएं देखिए असीमित हैं और खिलाड़ी अपने पूरे कॉन्फिडेंस में वहाँ पे गए हैं। निश्चित रूप से हम लोग प्रयास जरूर करेंगे कि हम उस शैली पे उस स्थान को प्राप्त कर लें। आगे तो समय बताएगा। इसमें एक बात मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि चीन, जापान, कोरिया, चीनी ताइपे कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें कि उनकी महारत हासिल है पहले से ही, और उसमें हम जाकर पार्टिसिपेट करके अगर मेडल भी जीतते हैं तो शायद ब्रॉन्ज मेडल तक जीत पाएंगे, बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि दिलासा देने के लिए अच्छा है, लेकिन 8 नंबर से 3 नंबर तक आना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी टीम 67 इवेंट्स है, हम 40 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 40% मेडल तो हमारे ऐसे ही निकल गए। तो हमें नहीं लगता है कि हम टॉप 3 में आ पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ इवेंट्स हैं जिसमें कि हम नंबर ऑफ मेडल्स ज़रूर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे हम लोग आगे बढ़े हैं। नंबर ऑफ मेडल्स बढ़ जाएगा, 1-2 स्थान का हो सकता है कि हम लोग को इजाफा हो सके। तो अगर फिर खेलों की बात करें, जैसे आपने बताया कि कुछ खेल ऐसे हैं जिसमें कि वो देश पहले से ही आगे हैं, लेकिन आपको और किन खेलों में ऐसा लगता है कि हाँ, इस खेल में उम्मीद है हम पदक लेकर के आएंगे? जैसे सबसे पहले तो हम एथलेटिक्स में पिछले एशियन गेम्स में भी 20 मेडल जीते थे, और अभी भी हम लोग 20 से 25 मेडल होप कर रहे हैं। और शायद आपको पता होगा कि 9 गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में ही आया था। टोटल भारत ने 16 जीते थे, उसमें से 9 एथलेटिक्स में ही आया था। तो मुझे लगता है कि इस बार वो गोल्ड मेडल का कलर बढ़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे अभी हमारे बहुत सारे एथलीट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम 20 से 25 मेडल उसमें एक्सपेक्ट करते हैं। हॉकी में 2 मेडल एक्सपेक्ट करते हैं, कलर के बारे में बात नहीं करते हैं, बट मेन हॉकी को जीतना चाहिए। क्रिकेट में दोनों ही में मेडल जीतेंगे। आर्चरी में बहुत डिफ़िकल्ट है, आर्चरी में मेडल जीतना थोड़ा डिफ़िकल्ट है एशियन गेम्स में, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि आर्चरी में भी हम लोग कम से कम 1 पदक जीतें। शूटिंग में काफ़ी अच्छी टीम है हमारी, लगभग 30 शूटर्स की टीम गई है, क्योंकि शूटिंग हमारा वन ऑफ द मेजर टारगेट गेम है, और उनको ट्रेनिंग भी, फैसिलिटीज़ भी बहुत मिली है। रेसलिंग में हम पदक जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि जो 70 मेडल का टारगेट था जो पिछले एशियन गेम्स का, उसको तो हम लोग डेफिनेटली ही क्रॉस करेंगे। आपने आर्चरी की चर्चा की, तीरंदाजी से इस बार आपको कैसा लगता है? हालांकि उसमें तो कंपाउंड और रिकर्व दोनों इवेंट होंगे। तीरंदाजी से कुछ उम्मीद, क्योंकि झारखंड का हम लोग पारंपरिक खेल भी है तीरंदाजी, और तीरंदाजी से हम लोग हमेशा उम्मीद लगाए रखते हैं। और पिछले ओलंपिक में भी झारखंड के खिलाड़ी जो थे कंपाउंड वर्ग में, मधुमिता, वो रजत पदक लेकर के एशियन गेम्स में। देखिए, ये अगर इंडिविजुअल एथलीट अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये अलग बात है, तो इस बार मधुमिता भी नहीं जा रही है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तीरंदाजी में चाइना, जापान, कोरिया, चाइनीज़ ताइपे, ये लोग हमसे एक बेहतर फुट होल पे हैं। वो लोग हमसे लगातार एशियन गेम्स में हमको पदक नहीं जीतने देते हैं। आप इतिहास उठा लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आज तक तीरंदाजी में हम 4 या 5 पदक से ज़्यादा जीत पाए हैं टोटल ओवरऑल में। लेकिन हम कॉमनवेल्थ में मेडल जीतते हैं, लेकिन एशियन गेम्स में हमारी टफ ओपोनेंट्स हैं, और वो लोग जो एशियन लेवल का कंपटीशन होता है वो लगातार नहीं खेलते हैं हमारे साथ, ताकि हम उनकी तैयारी को नहीं जान पाए। उनके टॉप लेवल एथलीट्स नहीं आते हैं, उनके सेकंड लेवल एथलीट्स आते हैं, एशियन हो या वर्ल्ड लेवल हो, तो उनकी तैयारी एशियन गेम्स के लिए है। लेकिन हमारी तैयारी, हम हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चाहते हैं कि हम पदक जीतें और देश को खुश करें। लेकिन ये स्ट्रेटजी चाइना नहीं करती है, जापान नहीं करती है, कोरिया नहीं करती है, यूएसए नहीं करती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं करती है। ये स्ट्रेटजी उनकी है नहीं। उनके टॉप लेवल एथलीट को वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अचानक से आपके सामने आएंगे तो उस वक्त हमारा जो प्रदर्शन होता है फीका हो जाता है। हालांकि आपने ठीक ही कहा कि आर्चरी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट गेम है, उम्मीद का भी खेल, उम्मीद है। लेकिन मुझे अगर सही महीने में बोलूँगा तो शायद 1 पदक हम लोग आर्चरी में जीत पाएंगे। अगर आर्चरी में ऐसा भी है कि अगर हम विश्व रैंकिंग की बात करें तो हमारे खिलाड़ी जो है रैंकिंग में भी बहुत ऊपर नहीं आ रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं। रिकर्व और कंपाउंड 2 इवेंट है,
शिवेंद्र जी, आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप खुद मार्शल आर्ट से जुड़े हैं, मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट भी हैं। तो जूडो है, वुशु है, और उसके अलावा आप सेपक टकरा से भी जुड़े हुए हैं। तो जूडो, वुशु और बाकी खेल आपको क्या सा लगता है? मार्शल आर्ट से जुड़े हुए खेलों में भारत की क्या संभावना आप देखते हैं? देखिए, इन सभी में यदि हम लोग बात करेंगे, पिछले पूरे 4 साल की बात करेंगे, तो जैसे जूडो की बात करें तो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय पदक नहीं है, नहीं के बराबर। जबकि वुशु की बात करेंगे तो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय पदक काफ़ी हैं। लगातार हमने पदक जीता है जहाँ भी टीम गई है इंडिया के खेलने के लिए वुशु के। और एशियन गेम्स में पिछले हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल। हम लोगों ने दोहा से शुरुआत की है। दोहा में 1 मेडल था हमारा, फिर चाइना में इवेंट हुआ, उसमें हमारा 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था। जकार्ता में हमारा 4 ब्रॉन्ज मेडल था। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये मेडल बढ़ जाए, क्योंकि हमारे खिलाड़ी लगातार वर्ल्ड में खेलते रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि परफॉर्मेंस उनका काफ़ी अच्छा है। उम्मीद है कि मार्शल आर्ट्स में, वुशु में हमारे पदक बढ़ेंगे, पदक का कलर भी सुधर सकता है, ब्रॉन्ज की बजाय हम आगे बढ़ जाएँ। उसी तरीके से सेपक टकरा में भी हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले एशियन चैंपियनशिप में हमने गोल्ड जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें भी हमने गोल्ड जीता है। तो हमें उम्मीद है कि सेपक टकरा के किसी न किसी इवेंट में, 3 इवेंट का गेम है वो, तो हम किसी न किसी इवेंट में गोल्ड जीतेंगे। अभी आपने एशियन चैंपियनशिप का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एशियाई खेल तो वहाँ हो रहा है और एक एशियन चैंपियनशिप आप बता रहे, तो दोनों में ये हमारा मूल रूप से अंतर क्या है? एशियन गेम्स की बजाय एशियन चैंपियनशिप, जो एशियन सीनियर चैंपियनशिप थी हमारी, पर्टिकुलर सेपक टकरा गेम की, उसमें हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म। एशियन चैंपियनशिप का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही खेल का वो एशियाई देश खेलते हैं, और एशियन गेम्स का अर्थ होता है कि सारे खेल, जो भी गेम्स होते हैं वो मल्टी स्पोर्ट गेम होते हैं, चाहे एशियन गेम्स हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, सैफ गेम्स हो, नेशनल गेम्स हो, ये मल्टी स्पोर्ट गेम होते हैं। लेकिन जो चैंपियनशिप होती है वो अलग अलग इवेंट की अलग अलग होती है जी, अलग अलग लेवल की होती है। जी जी जी। मधुकांत जी, क्रिकेट तीरंदाजी के बाद एक क्रिकेट खेल है, बहुचर्चित खेल, जो कि एशियाई खेलों में आया है, और इसको लेकर के काफ़ी कुछ ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी उसमें जाएंगे नहीं जाएंगे, बोर्ड भेजेगा नहीं भेजेगा, भेजता भी है तो दोयम दर्जे की टीम भेजता है, या हालांकि अब तो भेजने लगा है। तो क्रिकेट के साथ वहाँ पर क्रिकेट की सोच ऐसी क्यों है, आपका नज़रिया जानना चाहेंगे, और दूसरे की क्रिकेट की संभावना जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को क्यों शामिल किया गया ये देखना है, क्योंकि मोस्टली जो एशियन कंट्रीज हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हैं, इंग्लैंड है, क्रिकेट के प्रति दीवाने होते हैं। तो क्राउड बेस जो होता है क्रिकेट का सबसे ज़्यादा होता है, और ये गेम मार्केटिंग का गेम है आज के टाइम में, जितने क्राउड उतना पैसा। तो क्रिकेट इसीलिए ऐड किया गया है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मुझे मेन टीम में मुझे लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान से काफ़ी टफ कंपटीशन मिलेगा। वुमेन टीम में हालांकि पाकिस्तान की टीम भी वुमेन की ठीक है, लेकिन पिछले कई बार जितने भी मैचेज हुए हैं उसमें भारत ने उनको पराजित किया है। तो मुझे वुमेन क्रिकेट टीम में तो मुझे लगता है कि हम लोग स्वर्ण पदक जीत जाएंगे। मेन क्रिकेट में मुझे लगता है कि पाकिस्तान काफ़ी टफ प्रतिद्वंदी है, क्योंकि अभी एशियन गेम्स में बुरी तरह हारी है। मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड कोई सेकेंड रेटेड टीम को भेजेगा। हालांकि इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है क्रिकेट में, वो किसी भी कंट्री के बेंच स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, इसीलिए खिलाड़ी तो अच्छे हैं। अब नए क्लाइमेट में नए जगह पे खेलना उनके लिए कैसा होगा, तो मुझे लगता है कि इंडिया भी फाइनल पाकिस्तान के साथ खेलेगा, गोल्ड और सिल्वर मिल सकता है क्रिकेट में। हाँ, इसमें एक बात और है कि जैसे आपने दोयम दर्जे की टीम की बात की है और बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है ये भी कहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फर्स्ट टीम को वहाँ पर भेजना चाहिए? विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्रथम फर्स्ट लाइन के जो क्रिकेटर्स हैं, या उनको भी चाहिए कि वहाँ जाना? अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में खिलाड़ियों को देश उतना प्रिय नहीं होता है जितना पैसा प्रिय होता है। खिलाड़ी को खुद आगे आना चाहिए था कि नहीं मैं भी खेलूँगा, एक ही मैच खेलूँगा, मैं टीम के साथ मेंटर बन के जाऊँगा, बट खिलाड़ी को आना चाहिए था सामने, क्योंकि ये एशियन गेम्स है, इस पे देश का नाम आगे आएगा। और टेस्ट मैच खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, 8-10 टीम खेलती है, यहाँ 42 टीम खेलेंगी, वहाँ देखेंगे। और दूसरी बात है कि बीसीसीआई को चाहिए कि क्रिकेट प्रमोट होगा अगर चाइना में, वहाँ कोरिया की टीम भी खेलेगी, मलेशिया की टीम भी खेलेगी, चाइना के भी लोग खेलेंगे, तो क्रिकेट प्रमोट होगा, स्पोर्ट्स प्रमोट होगा। तो अगर आप विराट कोहली, रोहित, इन लोगों को भेजते तो शायद क्राउड का एक आकर्षण अलग होता। क्योंकि मुझे कुछ एथलीट्स ने मुझे कहा था कि सर अगर विराट कोहली आएगा
और ये आएगा तो उसके साथ हमारा फ़ोटो खिंचवा देना। अदर इवेंट के इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी ये चीज़ चाहते हैं। तो आम जनता तो डेफिनेटली उस पर जाती, लेकिन फिर भी जो भी है बेंच स्ट्रेंथ है, ये लोग भी आईपीएल खेलते हैं और आईपीएल के तर्ज पे गेम होना है, तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब दिक्कत, आपने वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस कर दी, एशियन गेम्स में कुछ खिलाड़ी गए, अभी एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स में खिलाड़ी जाएंगे, एशियन चैम्पियनशिप में आपने जीते। जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं या कर रहे हैं, उनको फिर फ्यूचर कोई नहीं है उनके लिए, तो शायद उनके लिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर होगा। जी, झारखंड के ऊपर आते हैं शिवेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, झारखंड के जो खिलाड़ी वहाँ पर गए हैं, आपको क्या लगता है कि हम अपने लिए क्या उम्मीद करें कि हाँ झारखंड का कि इस खिलाड़ी के पास पदक आ सकता है वहाँ से? झारखंड के खिलाड़ी मुझे लगता है कि इंडिविजुअल में तो नहीं, तीरंदाजी में दो तीरंदाजी में खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी हैं, और हॉकी हॉकी में में 3, हॉकी में 3 खिलाड़ी हैं। हॉकी में तो जैसे मधुकांत जी ने बताया कि उम्मीद कर रहे हैं, पुरुषों से इनकी ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन फिर भी महिला टीम को चुनौती है, लेकिन फिर भी आपको चुनौतियाँ तो हैं, क्योंकि देखिए आप एशियन गेम्स में जब आप खेल रहे हैं तो आपके पास अच्छी अच्छी कंट्री है जिनका आसिरी का रैंकिंग बहुत हाई है। चाइना, कोरिया और चाइनीज ताइपे वगैरह से हमें तुलना करनी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमें पदक उसमें आएगा। हॉकी में आपको उम्मीद लगती है कि हॉकी से हम लोग लेके पुरुष हॉकी में तो हम फाइनल जरूर खेलेंगे। महिला हॉकी में थोड़ी चुनौती है, हालांकि अभी 1-2 चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट की है हमारी टीम ने, अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन एक एशियन गेम्स का जो प्रेशर है, वो प्रेशर कैसे झेलेगी इंडिया की टीम, उस पर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक मेडल वुमेन हॉकी में भी आ जाएगा, हॉकी में आ सकता है जी। जैसे हम अन्य देशों के साथ तुलना करते थे, आपने कुछ बताया भी इसके बारे में, एशियाई खेल, एशिया की जब बात आती है तो चीन, जापान, कोरिया, इवन चीनी ताइपे जैसे, तो ये आगे क्यों रहते हैं फिर, हमेशा से क्यों है? कुछ खेलों की बात तो सही है, लेकिन हम अगर ओवरऑल भी देखें, ओलंपिक में भी प्रदर्शन उनका देखते हैं तो ये अलग ही नज़र आते हैं। उनकी प्लानिंग, जैसे अगर अभी 2024 पेरिस ओलंपिक है तो हमने अभी तैयारी नहीं शुरू की है, लेकिन दुनिया के सब टॉप मोस्ट टीम हैं, उनकी प्लानिंग पहले से चल रही है। हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, और आधे से ज़्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। हमारी प्रायोरिटी कभी नहीं होती है। हमारी सेकेंड लाइन को आप कोई अच्छा कंपटीशन नहीं देते हैं, ताकि जो फर्स्ट लाइन है, अगर आप एक नीरज चोपड़ा को छोड़ दीजिए, जेवलिन में अभी इंडिया में कम से कम 10 एथलीट ऐसे हैं जो 80 से प्लस थ्रो कर रहे हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा के क्लोज आने का तो अभी तक किसी का भी क्लोज नहीं आया है। तो हम प्रिपरेशन सिर्फ गेम आने के टाइम में ही करते हैं, 6 महीना, 8 महीना। इंडिविजुअल एथलीट को जो बहुत अच्छा कर रहा है उसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बाहर में, और उन लोगों की प्लानिंग पहले से चलती है। 2024 के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, 2028 के लिए उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। चाइना टीम ने जिम्नास्टिक में 2028 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है। हम तो अभी 2024 के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का अभाव है। कुछ फेडरेशन अच्छा कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी भी अच्छा कर रहे हैं, जिनको फेडरेशन के साथ सरकार भी उनको मदद कर रही है। लेकिन अब आप सिर्फ मेडल प्रोस्पेक्ट के लिए अगर सरकार सोचेगी कि इस गेम में मेडल आएगा, बाकी में नहीं आएगा, तो उनकी तैयारी इफेक्ट करेगी, तो फिर कभी मेडल नहीं जीत पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, फेडरेशन को भी सोचना पड़ेगा, और एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान लेके चलना पड़ेगा कि अगर 2024 ओलंपिक में हम जाएंगे तो किन खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, 2028 में जाएंगे तो किन खिलाड़ी को प्रोबेबल मान कर जाएंगे। क्योंकि एथलीट का कोई भी गेम में हो, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आता है 22 से 27-28 एज के बीच में। उसके पहले जूनियर में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सीनियर में उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो ये प्लानिंग अगर फेडरेशन सरकार के साथ मिलकर करे, और सरकार को भी खुले मन से आना पड़ेगा आगे कि ठीक है आप अभी नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हम 2028 ओलंपिक के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। जैसे चीन के बारे में आपने बताया, उनकी प्लानिंग के बारे में बताया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चलते हैं और वो लोग खिलाड़ी को पहले भी चुनते हैं। आपने जिक्र भी किया कि 22 से 28 तो उनका बेस्ट पीरियड होता है, लेकिन क्या खिलाड़ी को शुरू में लाना, जल्द से जल्द लाना अच्छा होगा आपकी नज़रिए में? देखिए, कुछ इवेंट हैं जिसमें जल्द से जल्द लाना बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे पावर स्पोर्ट है जिसमें स्ट्रेंथ लगता है, उसको अगर अर्ली स्टेज पे ले आते हैं
तो अर्ली स्पेशलाइजेशन होने के बाद वो 17-18 वर्ष के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। ओवर ट्रेनिंग से उनके मसल्स वीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे जिम्नास्टिक है, बिल्कुल टेक्निकल है, वो तो 20 साल के जिम्नास्ट अगर होगा तो अच्छा जिम्नास्टिक नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही होता है, कुछ स्किल गेम जितने भी हैं, आप देख लीजिए टेनिस में बोपन्ना का हम लोग नाम मिस किए। टेनिस अगर इस एज में भी है, वो मेडल का प्रोस्पेक्ट है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि कोई भी एज में खेला जा सकता है। लेकिन सारे गेम में ये चीज़ नहीं हो सकता है। खासकर जैसे एथलेटिक्स है या ऊशू है, ये लोग अगर ओवर ट्रेन होके बर्न कर जाएंगे 18-19 साल तक, तो ये 22 साल तक ये गायब हो जाएंगे वर्ल्ड से। तो इसीलिए उनकी ट्रेनिंग हम लोग इसलिए बोलते हैं कि अंडर 14 अंडर 16 को कम से कम इवेंट दीजिए, उनको सिर्फ मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनका मोटिवेशन ज़रूरी है, तब 18-20 साल 21 साल के बाद वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और शिवेंद्र जी ने सामान्य जानकारियों के अलावा बहुत सारी तकनीकी जानकारियाँ भी दी हैं, खेल से जुड़ी, कोचिंग से जुड़ी, ट्रेनिंग से जुड़ी, कैसे जीते हैं उससे जुड़ी, प्लानिंग से जुड़ी। निश्चित रूप से मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर इन सब चीज़ों पर काम किया जाए तो निश्चित रूप से जो परफॉर्मेंस का जो लेवल है भारत का या किसी भी खिलाड़ी का किसी भी मैदान पर ज़रूर से आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। तो जैसे कि आपको भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, हर भारतवासी को उम्मीद है कि भारत जो टीम है जो पदक तालिका में ऊपर जाए, भले ही 3 पर नहीं आए लेकिन 8 नंबर से जितना ऊपर जा सके उतना जाए। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारियाँ दी, इसके लिए आप दोनों का मैं दूरदर्शन की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, जी, धन्यवाद। जय हिंद।